Hello everyone, hope you all are doing well. It's 22nd of April और आज डॉन का एडिटोरियल है इसका टाइटल है जेनिस फेस्ट और इसका मतलब होता है हैविंग टू शार्पली कंट्रास्टिंग एस्पेक्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये एडिटर जो है किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, लेट्स सी। The US, the United States has done it again. अब उसने क्या ये दोबारा किया है, लेट्स सी। अब इस पूरे डिस्कशन में हम लोग जो मुश्किल वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी है, उसकी मीनिंग्स भी देखेंगे और फिर राइटर हमसे क्या क्या शेयर करना चाह रहा है वो भी देखेंगे। While officially insisting it is committed to a peaceful resolution to the Palestinian-Israeli conflict, it rejected a pivotal step in the peace process itself. अब ऑफिशियली तो यूएस इंसिस्ट कर रहा है, इस बात पे जोर दे रहा है कि इट इज़ कमिटेड, वो कमिटेड है किस चीज़ के लिए, टू अ पीसफुल रेजोल्यूशन, एक पुरअमन हल के लिए वो कमिटेड है, कॉमा ये डिपेंडेंट क्लॉज था, अब इंडिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट हो रही है। इट रिजेक्टेड अ पाइवोटल स्टेप इन द पीस प्रोसेस इटसेल्फ। अब वो पाइवोटल स्टेप पाइवोटल मींस एक अहम तरीन जो कदम था पीस प्रोसेस के लिए जो यूएस उठा सकता था, वो उसने रिजेक्ट कर दिया। अब वो क्या था वो हम आगे देखेंगे, आगे राइटर ने हमारे साथ शेयर किया है। Its recent veto of the resolution granting the full UN membership to Palestine stands in direct opposition to its professed support for two-state solution. अब रिसेंटली जो रेजोल्यूशन जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो पेश की गई उसको वीटो किया यूएस ने, और वो रेजोल्यूशन थी फ़लस्तीन की मेंबरशिप के हवाले से यूनाइटेड नेशंस में, उसको यूएस ने रिजेक्ट किया। डायरेक्ट अपोजिशन यानी साफ सुथरी उसने मुखालफत की इस बात की थ्रू वीटो। और आपको पता है कि 15 जो है मेंबर कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें से 5 जो कंट्रीज़ हैं वो आपके परमानेंट मेंबर्स होती हैं जो वीटो कर सकती हैं किसी भी रेजोल्यूशन को। उसमें यूएस है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है और रशिया है। तो ये 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ हैं, उसमें से यूएस जो है उसने फ़लस्तीन की मेंबरशिप के लिए जो रेजोल्यूशन पेश की गई थी, करारदाद पेश की गई थी, उसको वीटो कर दिया। तो इसने डायरेक्ट अपोजिशन की है टू इट्स प्रोफेस्ड सपोर्ट फॉर अ टू स्टेट सोल्यूशन। प्रोफेस्ड मतलब जो जिस बात के लिए वो दावा करता है कि टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए इजराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में, तो उसकी तो उसने डायरेक्ट मुखालफत कर दी है। अब देखिए राइटर ने ये जो जेनिस फेस्ट टाइटल दिया है ना, वो इसी वजह से दिया है कि वो कहता कुछ है करता कुछ है यूएस। अब मजीद इसको आगे उसने बयान किया है, वाइल 12 of the 15 members of the United Nations Security Council supported Palestine's membership, 15 में से 12 members ने इसको सपोर्ट किया। The US stood alone, isolating itself while still claiming to promote peace. US ने अपने आप को आइसोलेट किया, वीटो किया इस रेजोल्यूशन को, जबकि वो क्लेम भी करता है कि मुझे अमन अमान को प्रोमोट करना है। और अगेन सेम चीज़ के कहता कुछ है करता कुछ है। Its ambivalent behavior continues to cast a long shadow over its role as a mediator in the conflict, and this action has further undermined its credibility on the world stage. अब एम्बीवेलेंट बिहेवियर का मतलब होता है कि मिक्स्ड फीलिंग्स या कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज अबाउट समथिंग, या किसी चीज़ के हवाले से, किसी फैसले के हवाले से, किसी बंदे के हवाले से, किसी मसले के हवाले से। तो एम्बीवेलेंट मतलब हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स। अब जो एम्बीवेलेंट बिहेवियर है यूएस का, continues to cast a shadow over its role as a mediator in the conflict. अब वो ये दावा तो करता है कि मैं मीडिएटर हूँ, मैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन चाहता हूँ, मैं अमन अमान चाहता हूँ, एंड दिस एक्शन हैज़ फर्दर अंडरमाइंड इट्स क्रेडिबिलिटी। अब जो उसने वीटो किया है फ़लस्तीन के मेंबरशिप को, जिससे फ़लस्तीन को बहुत फ़ायदा भी हो सकता था, तो ये अंडरमाइन करता है उसकी यूएस की क्रेडिबिलिटी को। अंडरमाइन मतलब उस कमज़ोर करना यूएस की जो क्रेडिबिलिटी है, जो उसकी पोजीशन है एज अ पीस जो है प्रमोट करने वाला कंट्री, उसने वर्ल्ड स्टेज पे इसकी क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन कर दिया है। इसने ये जो स्टेप लिया अपने आप को आइसोलेट करके फ़लस्तीनियन की मेंबरशिप के रेजोल्यूशन को वीटो करते हुए।
What's more, leaked cables show that ahead of the vote, the Biden White House reportedly means मुबैना तौर पे जो बाइडेन का व्हाइट हाउस है engaged in a covert lobbying effort to influence other countries to either vote against or abstain from voting. अब इसके बाद ये हुआ कि ये बात लीक की गई या हुई कि रिपोर्टेडली मीन्स मुबैना तौर पे जो बाइडेन व्हाइट हाउस है वो इंगेज था कोवर्ट लॉबिंग में. कोवर्ट का मतलब होता है नॉट ओपनली और एक्नॉलेज्ड और नॉट डिस्प्लेड. लॉबी उसने किया एफर्ट टू इन्फ्लुएंस अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया कि या तो वो खिलाफ वोट दें या एब्सटेन करें, यानी वोट ना करें. That has now come to pass. Washington's actions are evidence enough that any shred of support for two-state solution is conditional and heavily skewed in favor of Israel. अब shred का मतलब होता है टुकड़ा, strip of material. अब वो material paper हो, cloth, food that has been torn or scrapped into pieces. अब यहाँ पे shred को इसलिए इस सेंस में यूज किया गया है कि एनी श्रेड ऑफ सपोर्ट, यानी कोई छोटी सी भी जो सपोर्ट अगर वो टू स्टेट सोल्यूशन के लिए करेगा तो वो कंडीशनल होगी, किसी ना किसी शर्त पे होगी. एंड हैवीली स्क्यूड मींस सडनली चेंज इन डायरेक्शन और पोजीशन, थोड़ा सा तिरछा, उर्दू में आप इसको तिरछा कह सकते हैं. यानी आसान अल्फाज में ये कि उसका जो सपोर्ट है वो हैवीली स्क्यूड है या इन फेवर ऑफ इजराइल है. The US may be world power, but it is bereft of moral authority. US world power हो सकता है, लेकिन bereft of moral authority, bereft means deprived or lacking. Moral authority से बिल्कुल ही deprived है. If it hopes to regain some measure of diplomatic integrity, it should stop turning a blind eye to Israel's war crime. अगर वो चाहता है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे उसकी इंटीग्रिटी बहाल हो, इंटीग्रिटी अपनी रीगेन कर सके, तो इसको जो अपने अंधाधुंध इसने सपोर्ट दी हुई है इजराइल वॉर क्राइम्स को, उसको रोकना होगा. It must address the ongoing extermination campaign in Gaza by Israel and its legal settlement expansions. अब इसको लाजमी एड्रेस करना होगा जो ऑन गोइंग एक्सटर्मिनेशन है. एक्सटर्मिनेशन कैंपेन मतलब किसी का जो है मर्डर करना, किलिंग या असैसिनेशन पूरे ग्रुप की या एनिमल्स की, तो जो बेसिकली गाजा में हो रहा है, यू नो दैट. तो ऑन गोइंग एक्सटर्मिनेशन कैंपेन इन गाजा बाय इसराइल. इसराइल ने जो धम मचाया हुआ है गाजा में, लोगों को मार रहे हैं, तो वो सारा कुछ उसको एड्रेस करना होगा यूएस को. और जो इलीगल सेटलमेंट और एक्सपेंशन इजराइलियों ने की है वहाँ पे, तो उसको भी यूएस को ज़रूरत है कि वो एड्रेस करे. These actions which violate international law require active intervention by US to halt. Intervention यानी अमल दखल यूएस का इसमें ज़रूर रिक्वायर्ड है. ये सारे जो अमल हो रहे हैं जो कि वायलेट करते हैं, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जो आपका इंटरनेशनल लॉ है उसकी, तो इट रिक्वायर्स एक्टिव इंटरवेंशन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स टू हॉल्ट, इसको रोकने के लिए. It can begin by putting an end to its Janus-faced policy. Again जो टाइटल दिया था एडिटर ने यहाँ पे, Janus-faced policy. Janus-faced का जैसे कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, having two sharply contrasting aspects और characteristics. तो इस तरह की जो यूएस की पॉलिसी है कि वो कंडेम भी कर रहा है दबे अल्फाज में या कभी खुले अल्फाज में, लेकिन फिर सपोर्ट भी कर रहा है, आर्म्स भी प्रोवाइड कर रहा है इसराइल को, और रेजोल्यूशन जो फ़लस्तीन के फेवर में है उनको वीटो भी कर देता है. तो इट हैज़ टू पुट एन एंड टू दिस Janus-faced policy. राइटर के कहने का मकसद ये है. As long as it verbally touch का मतलब होता है used to express disapproval और annoyance. अब वही बात जो मैंने पहले की कि वर्बली तो वो annoyance या दबे अल्फाज में या खुले अल्फाज में वो बोलता है, annoyance या अपनी disapproval towards the war crimes of Israel against Gaza, वो अपनी annoyance तो शो कर रहा है.
Israel's atrocities while in the same breath, लेकिन उसी लम्हे वो क्या करता है, supplies arms to it. अब वो अपनी अनोइंस भी शो कर रहा है यूएस, लेकिन उसको आर्म्स भी सप्लाई कर रहा है. तो ये उसकी इस रवैये को वो जेनस फेस्ड पॉलिसी कह रहा है. इट इज कॉम्प्लिसिट. कॉम्प्लिसिट का मतलब है कि आप भी उसके साथ शरीक हो गए हैं. अगर आप उसको आर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं और उन्हीं आर्म्स को यूज करते हुए वो जो बेचारे फलस्तीनी हमारे भाई हैं उन पे वॉर क्राइम्स जारी रख रहा है, तो इट इज ऑब्वियसली कॉम्प्लिसिट. आप भी उनके साथ शरीक ही हैं इस वॉर क्राइम में. सच बिहेवियर unfortunate in its short-sightedness only sabotages peace. sabotage मतलब कि किसी चीज़ को तबाह करना, किसी चीज़ को डैमेज कर देना, तो sabotage peace. अब इस तरह का जो रवैया आप कंटिन्यू रखेंगे तो वो सिर्फ आपके जो अमन है वो उसको sabotage करेगा. That's it. It prioritizes immediate political interests over a sustainable and just solution for the conflict. अब यूएस क्या करता है, उसके जो इमीडिएट पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उसको प्रायोरिटाइज कर रहा है ओवर अ किसके कंपैरिजन में, ओवर अ सस्टेनेबल एंड जस्ट सोल्यूशन. जस्ट ये यहाँ पे सिर्फ वाला जस्ट नहीं है, जस्ट सोल्यूशन यानी ऐसा हल जो कि इंसाफ की बिना पे किया गया हो. तो फॉर द कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस तनाज़े को सॉल्व करने के लिए नहीं, बल्कि अपने इमीडिएट जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उनको प्रायोरिटाइज करने के लिए सारे एक्शंस लेता है यूएस. एज द वर्ल्ड वॉचेस, द क्रेडिबिलिटी ऑफ द यूएस एज अ चैम्पियन ऑफ ग्लोबल पीस एंड जस्टिस स्टैंड्स टार्निश्ड. यानी पूरी जो दुनिया अभी देख रही है, तो जो क्रेडिबिलिटी है यूएस की as a champion of global peace and justice stands tarnished, मतलब दागदार हो चुका है. यूएस का इस तरह का जो एक इमेज बना हुआ था कि वो ग्लोबल पीस प्रोमोट करता है, जस्टिस प्रोमोट करता है, तो अब ये जो रिसेंट 7 अक्टूबर एंड ऑनवर्ड्स जो कुछ भी होता हुआ आ रहा है और जो यूएस का उस पर स्टैंड रहा है हमेशा, आर्म्स प्रोवाइड करना है इसराइल को और फ़लस्तीन के फेवर में और इसराइल के अगेंस्ट जो भी रेजोल्यूशंस हैं उनको वीटो करना और इस तरह के सारे स्टेटमेंट्स देना, तो ये सारा जाहिर करता है यूएस की जेनस फेस्ड पॉलिसी, और उसने टार्निश कर दिया है, दागदार कर दिया है उसकी रेपुटेशन को रिगार्डिंग बीइंग द चैंपियन ऑफ ग्लोबल पीस एंड जस्टिस. इट मस्ट एट लीस्ट लिव अप टू इट्स ओन वर्ड्स. कम से कम वो जो अपने अल्फाज अदा करता है उस पे तो अमल करे. So yeah, this was all for today. If you have any queries, you want to share anything, you want to give any suggestions, do mention them in the comment box. See you in the next video. Allah Hafiz.